आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आला इंतखाबी कमिश्नर ने जम्मू कश्मीर की 90 असेंबली हलकों के लिए इंतखाबात की तारीखों का किया ऐलान। 3 मरहलों में मुनक़िद होंगे इंतखाबात। 4 अक्टूबर को जारी होंगे नताइज। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बडगाम में मुख्तलिफ शोबों का अहाता करने वाले मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का रखा संग बुनियाद। केन का किया इफ्तिताह। कहा यह मंसूबे तरक्की की रफ्तार को बख्शेंगे तकवीत। असेंबली इंतखाबात के ऐलान का जम्मू कश्मीर की अवाम ने किया खैर मकदम। कहा अब मुंतखब हुकूमत के जरिए अवामी मसाइल होंगे हल। और उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात से कबल किसी भी जमात से इत्तेहाद के इम्कानात हैं। कहा काफी कम। इंतखाबात से कबल बड़े पैमाने पर इंतजामी तबादलों पर उठाए सवाल। अब खबरें तफसील से। आला इंतखाबी कमीशन ने आज जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया है। 90 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में असेंबली इंतखाबात करवाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के पहले मरहले के लिए गजट नोटिफिकेशन 20 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि पहले मरहले के लिए इंतखाबात 18 सितंबर 2024 को करवाए जाएंगे, जिसमें 24 असेंबली हलकों में वोटिंग होगी। 29 अगस्त को दूसरे मरहले की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और 25 सितंबर 2024 को 26 असेंबली हलकों में इंतखाबात होंगे और तीसरे मरहले की नोटिफिकेशन 5 सितंबर 2024 को जारी होगी और 1 अक्टूबर 2024 को 40 असेंबली हलकों में इंतखाबात होंगे, जबकि नताइज का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कुल 90 असेंबली हलके हैं, जिनमें से 74 जनरल असेंबलीज हैं, 7 SC उम्मीदवारों और 9 ST उम्मीदवारों के लिए मुख्तस हैं, जबकि यहां कुल 87,09,000 अहल राय दहिंदगान हैं, जिनमें से 44,44,000 मर्द और 42,62,000 खवातीन और 3,71,000 राय दहिंदगान ऐसे हैं जो कि पहली बार अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। बताया कि मतदान 3 चरणों में होंगे और निर्धारित तिथियां भी उन्होंने बताई। पहले चरण के चुनाव 18 सितंबर, दूसरे चरण के 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को वोट्स की गिनती भी शुरू होगी और नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। So if we now come to the J&K first, there are total 90 assembly constituencies, of which 74 are general, SC are 7 and SC are 6, ST are 9 and SC constituencies are 7. ये डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशंस जो प्रोवाइड किए गए उनकी कहानी है। अगर इलेक्टर्स के डाटा के बारे में बात करें तो J&K में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल और 42.62 लाख फीमेल वोटर्स होंगे। बड़ी अच्छी स्टोरी ये भी है कि जिस तरीके से यूथ ने पिछली बार भाग लिया इलेक्शंस में, इस बार उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे अराउंड 3.71 लाख और टोटल अगर वोटर्स को देखें तो 20 lakhs and above would be the youth, and we want to focus on youth as ambassadors of our elections. इलेक्टरल रोल बनने की प्रक्रिया चालू है और काफी समय से आयोग ये बात की तैयारी कर रहा था कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो, जैसे ही अमरनाथ जी यात्रा खत्म हो, तो आप देखेंगे कोइंसिडेंस नहीं है, 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को फाइनल रोल भी पब्लिश हो जाएगा। सो इट हैज बीन ए वर्क इन प्रोग्रेस टू सिंक्रोनाइज एवरी एक्टिविटी इन ए वे दैट वी डू नॉट मेक एनी डिले इन डूइंग इलेक्शंस इन J&K, and this is what we announced in J&K in Jammu when we were there in March. ये पब्लिकेशन 20 को हो जाएगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी कॉपी इलेक्टरल रोल की उपलब्ध कराई जाएगी। अगर पोलिंग स्टेशंस के बारे में देखें तो टोटल पोलिंग स्टेशंस J&K में 11,838 होंगे, जिसमें लोकेशंस होंगी जिसमें एक जगह पर 2 या 3 भी बूथ हो सकते हैं, तो टोटल लोकेशंस वुड बी 9,169।
जिसमें अर्बन एरिया में अराउंड 2300 और लोकल रूरल एरिया में अराउंड 9500 बूथ्स होंगे. सो प्रीडोमिनेंटली it's a rural kind of area. Average voters per PS would be around 735. और हम जैसे हर बार करते हैं यहां भी विमेन मैनेज्ड, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड और मॉडल पीएस बनाएंगे. वैसे तो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए कि हर पोलिंग स्टेशन पे एक उत्साह का माहौल होना चाहिए, एक उत्सव का माहौल होना चाहिए और सभी को किसी ना किसी तरीके से नए तरीके से बनाएं. लेकिन खास तौर से जो मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं वो करीब 360 होंगे. आला इंतखाबी कमीशन की जानिब से आज जम्मू कश्मीर के लिए इंतखाबात का ऐलान किए जाने के फैसले का बीजेपी ने खैर मकदम किया है. बीजेपी सीनियर रहनुमा सूफी यूसुफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि इस फैसले से अवाम में एक खुशी की लहर है क्योंकि उन्हें उनके नुमाइंदे मिलेंगे. उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जेर क़यादत में आइंदा हुकूमत तश्कील दी जाएगी और बीजेपी से ही वज़ीर आला भी बनेगा और बीजेपी इस इंतखाब में 50 से ज़ायद सीटें हासिल करेगी. आज चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उन्होंने आज दिल्ली में एक बहुत बड़ा फैसला लिया जिसमें जम्मू कश्मीर के चुनाव के ऐलान उन्होंने कर दिए हैं और नोटिफिकेशन जारी की है. तो एक बार जम्मू कश्मीर के आवाम को विश्वास हुआ जमहूरियत पे, डेमोक्रेसी पे. और आज देखिए जम्मू कश्मीर में खुशियों की लहर दौड़ रही है. आज लोगों को अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे. मुझे लगता है कि अक्टूबर के महीने में यहाँ सरकार बनेगी और यहाँ सीएम बनेगा. अब मुझे लगता है कि बाबू राज जो है वो खत्म होने लगा है और यहाँ पॉलिटिकल सेटअप बनने जा रहा है. तो एक बार फिर इलेक्शन कमिश्नर को मुबारकबाद देंगे और लोगों की दुआएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को भी मुझे लगता है कि लगेंगी क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन कराए. देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी अपने भरोसे पे लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी अपने ही भरोसे पे यहाँ का जम्मू कश्मीर में सीएम बनाएगी. 50 पार हमारा नारा है, 50 पार भारतीय जनता पार्टी होगी. पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा बैठेगा, मुझे लगता है कि आज कल बैठने वाला होगा और वो ऐलान करेंगे किस कैंडिडेट को कहाँ से लड़ाना है और जो पार्टी फैसला करेगी हम सबको मंजूर होता है. और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर लोगों को पता चलेगा कि कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूंसी का कौन होगा और कहां वो कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़ेगा. नहीं, वो तो देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया है और अमित शाह जी ने भी वादा किया है जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ कि जो ही इलेक्शन होंगे यहाँ पे जो है हालात ठीक होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड वापस मिलेगा. एक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कहना जिनके किसी भी बात पे गारंटी होती है और उस गारंटी के ऊपर हम गारंटी करते हैं कि यहाँ स्टेटहुड वापस मिलेगा और जो ही हालात ठीक होंगे. बट एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पाकिस्तान को अभी भी रास नहीं आता है, वो यहाँ पे मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहा है. जैसे कि जम्मू में आज भी जो है मिलिटेंसी बढ़ चुकी है. बट उनको मैं कहना चाहूंगा हमारा फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस बड़ा सक्षम है उनसे निपटने के लिए और हालात ठीक होने के बाद यहाँ स्टेटहुड जरूर मिलेगा. असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान होने के फैसले का रियासी जिले की अवाम ने आला इंतखाबी कमीशन और अदालत उज़्मा का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि यहाँ अब मुंतखब हुकूमत से अवामी मसाइल का अजाला होगा और यहाँ जमहूरी निज़ाम बहाल होगा. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अहम फैसला दे करके हमारे देश की सरकार को ये हुक्म दिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर सितंबर के महीने के आखिर तक, उससे पहले जो है वो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी बहाल की जाए, जहाँ जमहूरियत को लागू किया जाए और यहाँ पर असम्बली के इलेक्शन करवाया जाए. काफ़ी अरसा से समझो 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली के इलेक्शन नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रही थी. यहाँ तानाशाही का बाज़ार गर्म था, अफसरशाही चल रही थी. यहाँ किसी भी दफ्तर में पीएन तक किसी को नहीं मानता था. मगर इतनी तानाशाही और करप्शन का बाज़ार गर्म था, सुनवाई किसी की थी नहीं, किसको सुनाए कोई जा कर के. अब डेमोक्रेसी बहाल जब होने जा रही है, मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को माना, उनका मान रखा, उनका अदब किया, उनका एहतराम किया और इलेक्शन अनाउंस कर दिए. मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद.
जो आपने कहा कि यहाँ का बहुत समय के बाद इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, वो इलेक्शन कुछ सिक्योरिटी की व्यू से इसको थोड़ा डिले किया गया था, क्योंकि सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी थी वो पीक पे थी। मिलिटेंसी जैसे ही 10 साल के बाद सरकार जो सेंटर में थी उन्होंने ये उसको यहाँ के जो मिलिटेंसी थी उसको ख़त्म किया। और मैं ये कहूँगा कि आज जो बड़ा खुशी का दिन है, बहुत ही पर्व का दिन है जम्मू कश्मीर के वासियों को। के अंदर डिलिमिटेशन और 1970 के बाद पहली बार के चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पिछले दिनों यहाँ जम्मू कश्मीर का दौरा करके गए, उन्होंने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल तैयार है, रेडी है। लोगों को शायद यकीन नहीं हो रहा था, परंतु पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री ने जब कई रैलियाँ की तब भी प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी और ये ब्यूरोक्रेसी से आप बाहर आओगे। तो मैं यही कहूँगा कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने प्रधानमंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब ये आने वाले दिनों में जब ये जो घोषणा हो चुकी है, जब ये चुनाव होंगे, उनकी अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी, उनको अपने नुमाइंदे मिलेंगे और लोगों के जो रुके पड़े काम हैं वो काम होंगे। देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला है। शुक्र है सेंट्रल गवर्नमेंट की आंखें खुली हैं और इलेक्शन करवा रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि इलेक्शन का पर्व जो आ रहा है, लोगों को, युवाओं को सोच समझ के वोट करना चाहिए। देखना चाहिए कौन जो भी नॉमिनेट होते हैं, कैंडिडेट आते हैं, कौन हमारा काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और जो पिछले लोग खड़े थे उन्होंने क्या वादे किए थे हमारे लोगों के साथ, कितने उनमें पूरे किए हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। सबसे पहले तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने बहुत समय बाद ही लेकिन हमें इलेक्शन का जो ये शेड्यूल आ गया है, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि जो आने वाली सरकार होगी वो लोगों की सारी उम्मीदों को खरी उतरेगी और लोगों की सारी परेशानियों को हल करेगी। डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन जो है ये एक बहुत बड़ा महोत्सव है। हम इस महोत्सव को इस तरह से बनाते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने मत का दान करके अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और वो हमारी आगे बात रखता है। और मैं कहूँगा पिछले 10 साल से हम जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो दिन आ गया कि जब हमें अपने नुमाइंदे खुद चुन के अपने मन से वोट डाल के उनको लाएंगे। हमने इस 10 साल के वक्त में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में हमने देखी हों। इस वक्त में हमारी स्टेटहुड चली गई, इस वक्त में हमारा 370 जो हमारा प्रिविलेज था, हमारी स्पेशल जॉब्स, हमारी स्पेशल जो राइट्स थे लैंड को लेके, जॉब्स को लेके, वो सारे के सारे छीन लिए गए और हमें अफसरशाही देखनी पड़ी जो कि जम्मू कश्मीर की जनता ने आज दिन तक कभी नहीं देखी थी। लोगों का राज था, लोकतंत्र था और लोग जो बात करते थे वो होती थी। मगर इस 10 साल के अंदर हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली और हम ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि दोबारा ये हमें कभी नसीब ना हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बडगाम में मुख्तलिफ शोबों का अहाता करने वाले मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा है और इफ्तिताह भी किया है। ये मंसूबे जिले की तरक्की के रफ्तार को तकवीत बख्शेंगे और जमा तरक्की की रफ्तार को तेज करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में पंचायती नुमाइंदों के लिए रिहाइश, अरीथन में रिसीविंग स्टेशन, 7 पंचायत घर, चरार शरीफ के मुकद्दस इबादतगाह पर अवामी सहूलत, पटवा गाजर गुंड रोड की अपग्रेडेशन और पानी की फराहमी की स्कीमों का आज इफ्तिताह किया गया है, जिससे बडगाम के लोगों की देरीना मांग को पूरा किया गया है। 101.66 करोड़ रुपयों के 40 मुख्तलिफ कामों और स्कीमों का आज इफ्तिताह किया गया है। इस भावना को आप तक पहुंचाऊंगा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। महाकवि दीनानाथ नादिम जी ने कश्मीरी में भी लिखा, मोहब्बत बागराउन छुम नौल कश्मीर बनाउन छुम। मुझे मोहब्बत का संदेश फैलाना है, मुझे एक नया कश्मीर बनाना है। इसी भाव के साथ एक उज्जवल, अधिक समावेशी भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर के शहरी क्षेत्रों और बडगाम के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम पिछले 4-5 वर्षों में हुआ है। ट्रेनिंग सेंटर्स की भी संग बुनियाद रखी गई है। इसके बनने से युवाओं में आज की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त होगा। वाटर सप्लाई के भी कई प्रोजेक्ट आज लोकार्पित किए गए हैं। मैं समझता हूं जिससे
पोर्टेबल वाटर, शुद्ध पीने का पानी लोगों को मिल सकेगा। वहीं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो काम किए हैं, मैं आज ये कह सकता हूँ कि पिछले इंटरनेशनल सोलर थर्मल कुकिंग सेक्टर, मेंटरिंग और मुनि सेवा आश्रम के कार्यों से समय निकालकर ये सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए भविष्य में काम करेंगे और बड़ी संख्या में लगभग 101 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं और कुछ नए प्रोजेक्ट का श्रीनगर, जम्मू, शोपियां, बाकी शहरों में उसकी संग बुनियाद रखी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद श्रीनगर, जम्मू और बाकी शहरों के लोगों को ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए किसी भी पार्टी के साथ कबल इंतखाबात इत्तेहाद के इम्कानात कम हैं और यह कि पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि इन पार्टियों से साथ कबल अज इंतखाबात इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं है, जिन्होंने लोकसभा इंतखाबात से पहले और बाद में हमें निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि माजी में इतनी शिद्दत के साथ तबादले होते रहे हैं, यहां तक कि डीजीपी को भी तब्दील किया गया, जो सियासी महाज भी लेकर आए हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि वो इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तबादलों पर इलेक्शन कमीशन को खत लिखेंगे। यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जहाँ तक मेरे अपने इलेक्शन लड़ने का सवाल है, हालांकि मैं अभी भी अपनी जगह ये मानता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता हूँ। हकीकत ये है कि तंजीम के अंदर से और बहुत मेरे ऊपर दबाव बना हुआ है। अब मैं अपने तंजीम के साथियों के साथ बैठ के बात करूंगा और आने वाले 1-2 दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊंगा। मेरे लिए मुसीबत ये भी बनी हुई है कि मेरे वालिद साहब, जिनकी उम्र भी बहुत है, तबीयत भी उनकी बीच में ठीक रहती नहीं है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं नहीं लड़ता हूँ तो फिर मजबूरन उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। ये भी अब मेरे लिए एक परेशानी की एक बात बन गई है। अब साथियों से मशवरा करके, फारूक साहब से बात करके आने वाले दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊंगा। क्या लोकसभा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस के साथ अलायंस या इंडिया गठबंधन था, सिर्फ इंडिया गठबंधन तो था, मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूं कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर दिल्ली से आए थे। एक राउंड डिस्कशन मेरी उनके साथ हुई थी इस बात पे कि क्या हम मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, लेकिन बदकिस्मती से वो यहाँ बिना हाईकमांड के, अपने हाईकमांड के किसी इंस्ट्रक्शंस लिए बिना यहाँ आए थे, तो हम हम उस डायलॉग को आगे ले नहीं पाए। अगर आज कांग्रेस के पास कोई कॉन्क्रीट सजेशंस हैं या उनके पास कोई कॉन्क्रीट आइडिया है जिससे कि हम मिल बैठ के कोई अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, तो हम जरूर उनसे बात करने के लिए तैयार होंगे। 2 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडरों से टेलीफोन पे भी बात की थी इस सिलसिले में कि बातचीत के लिए जो है हम एक रास्ता खोल दें। अब इलेक्शन तो अब हमारे सिर पे है, ज्यादा वक्त रहा नहीं, अब देखते हैं इन दिनों में हम क्या कर पाएंगे। बाकी किसी पार्टी से गठजोड़ की कोई उम्मीद? अब जिन पार्टियों ने हमारे खिलाफ पिछले दिनों में इलेक्शन लड़ा उनके साथ और जो उस इलेक्शन के बाद भी हमें गाली देने पे थके नहीं, उनके साथ शायद मुश्किल होगा, क्योंकि रिश्ता उनको ठीक करना था, बजाय ये कि वो रिश्ता ठीक करें उन्होंने रिश्ता और बिगाड़ा। लेकिन चलिए अभी देखते हैं किस तरह के हालात बनते हैं, वक्त ज्यादा है नहीं हमारे पास। जिस तरह के अगर हम 96 में चुनाव कर सकते थे, अगर हम 98 में कर सकते थे, 99 में कर सकते थे, 2002 में कर सकते थे, तो आज कम से कम हम ये तो मान के चल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर 2024 और जम्मू कश्मीर 1996 जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम उस वक्त इलेक्शन करा सकते थे तो आज तो मुझे कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे। हाँ,
सिक्योरिटी को लेके इलेक्शन कमीशन को हमारा थोड़ा सा जो हमारे खर्चात हैं उनका ख्याल रखना होगा, लेकिन हम किसी तरह से हालात को देखते हुए जो है मैदान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक सेकंड ना करना चाहूंगा सिक्योरिटी पॉइंट जी सर, थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े अरसे से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। 2018 के बाद यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इतना ही कह सकता हूं कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी जो मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत जोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसका जिक्र किया। तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफरें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायजा लेना चाहिए। स्क्वास्ट कश्मीर ने ज़री जंगलात पर 3 रोजा तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया है, जो कि राजभर कपवारा के आखिरी गांव में पायदार रोजी रोटी के लिए एक तरबियती प्रोग्राम है। इफ्तिताही तकरीब का आगाज असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मेघना राशिद बख्शी के खुतबा इस्तकबालिया से हुआ। अपने खुतबा इस्तकबालिया के दौरान उन्होंने किसानों पर जोर दिया है कि वो अपनी ज़री ज़मीनों पर साइंसी तरीके से इस्तेमाल करें ताकि मजमूई पैदावार में इजाफा हो सके। उन्होंने शुरा खसूसन खवातीन पर जोर दिया है कि वो नौकरी फराहम करने वाली बने, ना कि नौकरी के मतलाशी, क्योंकि हुकूमत के लिए तमाम तालीम याफ्ता नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करना मुमकिन नहीं है। प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर GM भट्ट ने ज़री जंगलात में मर्द और खवातीन दोनों की तरबियत और किरदार के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली है। मक्का लगाया है, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, सर जो पूरी वजाहत करेंगे आपको पूरा समझा देंगे हम क्यों आए हैं। लेकिन हमारी फैकल्टी जो है वो गांधरबल के बेनहामा में है, हम वहाँ से आए हैं। मेरी कुलीग डॉक्टर मैगना, मेरे साथ इरफान साहब और एक है डॉक्टर रफीक। मैं आप सबको इस प्रोग्राम इसको सबसे बड़ा पैकेट शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने वर्दी वाइस चांसलर ट्राइबल्स, इनकी हम मुआवनत करें, चाहे बीज की सूरत में, हाइब्रिड बीज की सूरत में, चाहे प्लांट मटेरियल की सूरत में, चाहे प्लांट टूल किट्स की टूलिंग में। हमने आज ये शुरू किया ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, यहाँ पर इनको हम तकनीकी जानकारी दें कि इनका ज़रिए माश कैसे बढ़ जाएगा, ये कौन सा फसल कब उगाएंगे, चाहे इसमें सब्जियात के बीज है। आज जैसे आपने देखा हमने आज इनको 5 किस्म के सब्जियात के बीज यहाँ फराम किए, हाइब्रिड सीड्स हमने दे दिया, हमने पेरिनियल फॉडर सीड्स दे दिया, हमने टूल किट्स दे दिया, प्लांट मटेरियल दे दिया और इनको पूरी जानकारी दी कि किस पेड़ का क्या फायदा है, ये पेड़ कब लगाना है, ये ट्री क्रॉप कॉम्बिनेशन क्या होती है और अगर हमें
ज़राई आमदनी को बढ़ाना है तो हमें एग्रो फॉरेस्ट्री करनी है, हमें ज़मीन को खाली नहीं रखना है। ये मेरे ख्याल से बॉर्डर का सबसे आखिरी गांव है, आखिरी गांव है, इसके बाद कोई बस्ती नहीं है और गांधरबल से लगभग ये 200 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। दूसरा साल है, पर साल भी हमने लगभग 20 से 22 फैमिलीज को यहाँ अडॉप्ट किया था और हम उनकी परफॉर्मेंस भी इन ट्रेनिंग के दौरान देखेंगे। और इस साल भी हमने 20-22 घरों को जो ट्राइबल्स थे उनको अडॉप्ट किया। इसके अलावा जो बाकी हमने यहाँ भीड़ देखी, बाकी जो नॉन ट्राइबल्स थे थोड़ा बहुत उनको भी कुछ प्लॉट मटेरियल दिया, लेकिन इतने वो खुश थे, उनने हमारे पूरी जो बात हमने रखी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बिल्कुल गौर से सुनी और हमें लगा कि नहीं अब हमने ज़्यादा लाया था, सीट उनको भी दे दिया। मैं चाहता हूँ ये गाँव जो है दूर दराज इलाका है, राजवार का जो आखिरी गांव है जो बॉर्डर के बिल्कुल साथ वाक़ा है, ये तरक्की करे। डीडीसी मेंबर सुरनकोट एश मोहम्मद शाहनवाज चौधरी ने आज महकमा बिजली के ऑफिसरान और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में पीडीडी बछाई के रिसीविंग स्टेशन का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर अज़हार ख्याल करते हुए शाहनवाज चौधरी ने कहा है कि इस इलाके का सबसे अहम ये मंसूबा है क्योंकि ये पूरा इलाका एक ही लसाना फीडर पर मुनहसर था जो जम्मू कश्मीर का सबसे तवील फीडर था और बिजली की कटौती की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब यह रिसीविंग स्टेशन 2 अलहदा फीडर्स के साथ इस इलाके के लोगों को रिलीफ फराहम करेगा। First of all, we are highly thankful to Shahnawaz Chaudhary, DDC member Surankote, and Department of PDD, especially सिविक सेशन था जिसकी अरसा दराज से एक मांग हम लोगों की थी, क्योंकि ये जो फिटर था लसाना रिसीविंग स्टेशन के साथ अटैच था। इस रिसीविंग स्टेशन के साथ, इस फिटर के साथ सनई, धुंधक, लठोंग, मोड़ा बछाई, हाड़ी, डोडी, रजाड़ा, नंडियाली, यानी 70 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये एक फिटर था। यहाँ के डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स और इलाके की सारी मौजूद शख्सियात की मौजूदगी में इफ्तिताह किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी आज इस पूरे इलाके के लिए खास तौर पे लठोंग, मरहोट, हाड़ी, डोडी, मोड़ा बिछाई और इसके आसपास जो इलाके हैं इनके लिए बहुत बड़ा आज खुशी का दिन है कि इस एक 50 साल से लोग जो है वो बिजली की समस्या को लेकर परेशान थे, क्योंकि 70 किलोमीटर से ज्यादा जो है जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा फीडर था लसाना, जिससे पूरे इलाके की बिजली चलती थी और ये मुमकिन नहीं था कि वो फीडर इतने बड़े इलाके को कैटर कर पाए। उसकी वजह से आए दिन बिजली खराब हो जाती थी, लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 नए फीडर ये चल जाएंगे, हाड़ी, मरहोट, डोडी और मोड़ा बिछाई अलग अलग फीडर्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से बिजली की परेशानी आज से इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। आज मुझे अपने लोगों को ये बताते हुए खुशी होती है कि आज ये हम आपके हवाले कर रहे हैं। बीजेपी कौमी तर्जुमान तौहीन सिन्हा की जानिब से आज बीजेपी दफ्तर त्रिकुटा नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने मगरबी बंगाल के कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ असमतदारी और उसके कत्ल की मजम्मत की है और वहां सबूतों को मिटाने के लिए ममता बनर्जी हुकूमत की शदीद मजम्मत भी की गई है। में आप व्यस्त होने वाले हैं, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये किसी और विषय पर है और ये विषय जो है वो इलेक्शन से परे है, राजनीति से परे है, क्योंकि पिछले 8-9 दिनों में जिस प्रकार से पहले हमने एक हृदय विदारक रेप देखा कलकत्ता में, जहां की एक मेडिकल कॉलेज के अंदर एक युवा डॉक्टर का रेप होता है, लेकिन जितना जघन्य वो अपराध था उससे कहीं अधिक जघन्य था जिस प्रकार से एक राजनीतिक पार्टी ने बजाय इसके कि वो विक्टिम के साथ खड़ी हो, उस राजनीतिक पार्टी ने ये निश्चय किया कि वो बलात्कारियों के साथ खड़ी होगी और बलात्कारियों का और क्रिमिनल्स का संरक्षण चल रहा था। ये भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह का जो कहते हैं नग्न एक तरह से दृश्य देखा हमने कि जब एक महिला चीफ मिनिस्टर ने
पूरी तरह से एविडेंस के डिस्ट्रक्शन में, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में उनका हाथ था। ये क्यों आज इस कड़ी में जो है, चूंकि ये विषय मैं आपको इसके डिटेल्स कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन ये विषय जो है इतना गंभीर है। आज पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्योंकि हमने देखा है कि ये दूसरी बार, आज से 2.5 हफ्ते पहले, 2.5-3 हफ्ते पहले इसी प्रकार का एक हादसा जो हुआ अयोध्या में हुआ था, जहां एक मोहित खान ने एक 12 साल की बच्चे को निरंतर 2 महीने तक वो रेप करता रहा। मोहित खान जो है समाजवादी पार्टी का लोकल यूनिट का प्रेसिडेंट था, और जिस बेशर्मी के साथ अखिलेश यादव उसके पक्ष में खड़े हुए, और अब जिस प्रकार से ममता बनर्जी जो है वो रेपिस्ट के पक्ष में खड़ी हो रही है, मेरे ख्याल से ये इस प्रकार की विकृत मानसिकता हमारे देश में राजनीति में इससे पहले नहीं देखी गई है। सीनियर सियासी रहनुमा मंजूर अहमद वानी की क़यादत में एक वफद ने खाक के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनान से मुलाकात की है। इस दौरान अवाम ने उनके नोटिस में लाया कि खान साहब बरकी अवाम को बिजली की शदीद किल्लत का सामना है और पीने के साफ पानी तक रसाई नहीं है। उन्होंने इनके हकीकी मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा करने और पार्टी हाईकमान के साथ उठाने की यकीन दहानी करवाई है। बहुत देर के बाद जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों की डिमांड पूरी हुई। तो सब लोग करेंगे, हम भी खड़े हैं, मैदान में कूद गए हैं, इसमें क्या देख रहा है आगे पीछे? तैयारी तो है। मैंने आज मीटिंग की, एक तो दालवाशी में, तो एक तो यहाँ सुगन में। बहुत अच्छा, आपने देखा खुद ही, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों का किया है। जब देखा तो मुझे नजर नहीं आता है कहीं कुछ। हम भी कोशिश करेंगे इसको सुधारने के लिए, अगर लोगों को ताउन मिला। नाम लेने की क्या जरूरत है, तो देखना पड़ता है ना, ये सब कुछ झूठ होता है। अगर देना होगा तो जब इक़्तिदार में था तो उस वक्त दे सकता था, मगर दिया मत, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। अब ये बोलने को बोलते हैं सब लोग। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने आज अनाउंस किया है कि हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं और 3 फेज में इलेक्शन हो रहे हैं। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। रिस्पांस हमारे को, जहाँ भी हम लोगों के पास जाते हैं वहाँ हमारे को बहुत रिस्पांस मिलता है, बहुत रिस्पांस मिलता है। बिकॉज मंजूर अहमद का नाम ही सुनकर लोग वायलेंट होते हैं, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब हमारे साथ उसकी मुलाकात होगी, तो वायलेंट होते हैं उसका नाम ही सुनकर। इतना प्यार करते हैं लोग उसके साथ। लोग ठंडे हुए हैं, ये जो पॉलिटिक्स से लोग ठंडे हुए हैं, बिकॉज जो भी पहले हुक्मरान आए हैं उन्होंने लोगों को ठंडा किया है, बहुत सारे प्रॉमिस किए हैं लोगों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीसीआई ने आज प्रेसकार वार्ता के माध्यम से दी जानकारी, कहा मतदान 3 फेजेज में होगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार के आरोप में वहां